डॉक्टर जावेद इकबाल, और इनके बारे में मैं बताती चलूँ दैट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऑफ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। ये है मेरा थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो हालचाल पूछने के बाद मैं आपका क्वेश्चन शुरू करूँ। सर एक मिनट, ये वाला जो घड़ी है ये मैं 7 बजे, ये सही टाइम बता रही है ना? हाँ जी, 7 बजे आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। मेरा नाम माहविश इदरीस है। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड यू आर वाचिंग मी लाइव फ्रॉम विलिंग वेज फेसबुक पेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और शायद सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होने में, और ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान सर तोड़ कोशिश करता है कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, बेशक वो तंदुरुस्त है या वो तंदुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो रमज़ान हमें ये लेवरेज देता है कि हम अपने रोज़े स्किप कर दें या ऑल्टरनेट डेज़ पे रख दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर वेल बीइंग। और इन बीमारियों में ज़ियाबीतस सर फहरिस्त है। बट चूँकि ये महीना साल में एक दफ़ा आता है और बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही एक मीनिंगफुल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, और वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मेडिकल एडवाइस और अपनी सेहत को पशे पुश डाल देते हैं और रोज़े रखते हैं, जिसके नतीजे में एट द एंड ऑफ द मंथ और समवेयर इन द मिडल ऑफ द मंथ उन्हें कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना पड़ता है। तो इसी सारी कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपना प्रोग्राम डिज़ाइन किया है प्री रमज़ान डायबिटीज़ एजुकेशन, जिसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद इकबाल से, जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लेकिन उनके बारे में ये मैं बताती चलूँ दैट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऑफ डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो करवाया है और बड़ी अच्छी बातें बताई हैं रमज़ान के हवाले से। थैंक यू सर। सर जैसे हम बात कर रहे हैं प्री रमज़ान डायबिटीज़ एजुकेशन की, तो सिर्फ रमज़ान में ही क्यों हमें डायबिटीज़ मैनेजमेंट को इतना देखने की ज़रूरत है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस, हमें क्यों मैनेज करना पड़ता है इसको? बहुत अच्छी बात है। जो डायबिटीज़ एजुकेशन है वैसे तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का भी मोटिव ये है कि हम इसमें एजुकेशन पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, और इसीलिए हम जब से ये 96-95 से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ उस वक़्त से हम यहाँ पे पहले हम लाइव सेशंस करते थे पेशेंट्स के साथ, और जो भी हमारे पेशेंट्स थे उनको हम एनरोल करके उनको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर एजुकेट करते थे। और रिसेंटली जब आपको पता, अब सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो हमने लोगों की आसानी के लिए सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसके ज़रिए हम लोगों को डायबिटीज़ के ऊपर एजुकेशन देते हैं। डायबिटीज़ एजुकेशन के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि डायबिटीज़ में एजुकेशन ही इलाज है। इसका मतलब है कि वो भी इसको एजुकेशन को इलाज मानते हैं, और दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा इस हवाले से वर्किंग हो रही है कि एजुकेशन को किस तरह से मज़ीद एनहांस किया जाए और इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाए। तो आपकी बात सही है कि रमज़ान में एजुकेशन क्यों और बाकी के महीनों में क्यों नहीं, तो बाकी महीनों में भी एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन रमज़ान में स्पेसिफ़िक अलहदा प्रोग्राम करने का पर्पज़ ये है कि हम डायबिटीज़ के मरीज़ों को बता सकें कि वो अपने रमज़ान को बेहतर कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को रमज़ान के दौरान। तो वो आज हम उस हवाले से बात करेंगे मज़ीद। सर मैं एक रिसर्च भी पढ़ी थी जो बैक इन 2016 पब्लिश हुई थी, तो उसमें ये था कि 46% ऑफ दोज पेशेंट्स विद डायबिटीज़ टाइप 1 और 78% पीपल विद डायबिटीज़ टाइप 2 कम अज़ कम आउट ऑफ 30 डेज़ 15 डेज़ वो रोज़ा रख लेते हैं। तो मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं, बेशक वो डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते? आपने एक रिसर्च शेयर की, मैं एक और रिसर्च के वाले से बात करूँगा। उसमें जस्ट एक सर्वे किया गया कि कितने % लोग रोज़ा रखना चाहते हैं डायबिटिक्स, तो मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखना चाहते हैं। यानी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि बेशक वो डायबिटिक है या उसको अदर डिजीज़ हैं, उसकी कोशिश होती है कि रमज़ान के रोज़े उसके
छूटे ना किसी तरह से, वो रोज़े रखते हुए बस वो अपना गुजारा चलाएं। तो अब ये है कि डायबिटिक्स में हमने उस ग्रुप्स बनाते हैं, वो ग्रुप्स जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, उसमें मैं वो ग्रुप्स को, वो लोगों को इंक्लूड करूँगा जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, वो टाइप 2 डायबिटिक्स जो डाइट के ऊपर कंट्रोल्ड हैं, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर कंट्रोल्ड हैं, वॉक करते हैं, उसका शुगर कंट्रोल रखते हैं, ये आइडियल कैंडिडेट्स हैं। वो लोग जो सिर्फ मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे हैं या एक और ड्रग है सीटाग्लिप्टिन नामी दवाई है उसके ऊपर हैं, या एक और ड्रग जो ग्लूकोबे है, तो ये जो लोग जो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को नहीं बढ़ाती, यानी जस्ट बॉडी की फिजियोलॉजिकल इंसुलिन के साथ काम चलाती हैं, या अगर उसकी प्रोडक्शन करती भी हैं तो कम लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे उसको प्रोड्यूस करती हैं, तो ऐसे लोग आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स अफराद कि वो अपना रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लाइक ऐसे लोग जिनको कोई किडनी की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिनको आइज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो कोमॉर्बिड इलनेस का शिकार नहीं है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, जैसा कि ये एक उसके जो डिजीज़ हैं, जो किडनी की डिजीज़ हैं ड्यू टू अदर रीज़न अदर दैन डायबिटीज़ भी रीज़न्स होती हैं, कार्डिक फेलियर्स हैं, तो ये सारे लोग वो पेशेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स आइडियल कैंडिडेट्स कहलाते हैं, ये रोज़ा रख सकते हैं। अब वो अफराद हैं जो जिनको रोज़ा रखना चाहिए ये नहीं रखना चाहिए, उनको इस हवाले से ये डिबेटेबल बात आ जाती है। ऑल दो मैंने IDF की रिसर्च में पढ़ा है, IDF के वेबसाइट से पढ़ा है आज कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें। उन्होंने कुछ स्कॉलर्स का रेफरेंसेस दिए हैं कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, रोज़ा जो है ज़रूरी नहीं है कि आप रखें। मसलन टाइप 1 डायबिटिक पर्सन जो है, अब टाइप 1 डायबिटिक पर्सन का मतलब है कि उनको 24 घंटे इंसुलिन चाहिए और उनको बाहर से इंसुलिन चाहिए, और जो ही हम उनके इंसुलिन बंद करते हैं तो उनकी बॉडी में कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ना तो वो ज़्यादा खाली पेट रह सकते हैं, ना वो कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर रह सकते हैं, और ना वो इंसुलिन के बगैर रह सकते हैं। इसका मतलब है दे नीड इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ। जो ही हम एक कंपोनेंट काम करते हैं उनके प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उन्हें इंसुलिन दे दें और कार्बोहाइड्रेट्स ना दें तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर हम इंसुलिन भी ना दें और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम कर दें तो उनकी बॉडी में कीटोन्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो कीटोन्स होती हैं ये जहरीले मादे होते हैं। अगर किसी पेशेंट में कीटोन्स बननी शुरू हो जाएँ तो इसका मतलब है कि वो गशी का शिकार हो सकता है। उस गशी को हम कहते हैं ज़ियाबितसी गशी, अगर हम उर्दू में उसको कन्वर्ट करें तो। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में रहना दें तो ये डायबिटिक कोमा है। तो डायबिटिक कोमा से बचाने के लिए इंसुलिन भी ज़रूरी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी, कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स वो भी ज़रूरी हैं। सो ना उनको मील स्किप करा सकते हैं। अमूमन ये लोग छोटे बच्चे होते हैं 10 साल के 12 साल के टाइप 1 के डायबिटिक्स जो होते हैं, तो इनको तो इंसुलिन भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी, तो इनको तो रोज़े बहरहाल एडवाइस नहीं करने चाहिए। ये वो ग्रुप है जिनको रोज़े के बदले कोई और नेकी करनी चाहिए। आपको पता है कई सारी अदर चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं एज ए कंपनसेशन। तो एक तो ये अफराद हो गए। अब ऐसे अफराद हैं टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जिनको मिक्सचर ऑफ इंसुलिन लगते हैं, जैसे दिन में 3 इंजेक्शन लगते हैं या दिन में 4 इंजेक्शन लगते हैं, या दोनों टीकों को ये सादा और दूधिया इंसुलिन होती हैं इनको मिक्स करके वो सुबह शाम लगाते हैं। ये भी कोई आइडियल कैंडिडेट्स नहीं है। अगरचे इनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अगर इनकी टोटल डोज कम है तो हम इनको एडवाइस कर देते हैं, उनका फिजिशियन उनको एडवाइस कर सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं। इसके बाद टाइप 2 डायबिटिक्स या टाइप 1 डायबिटिक्स, वो अफराद जिनको साथ में किडनी डिजीज़ हो गई है, तो उनको आपको पता है कि किडनी डिजीज़ में डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी इंजरी वर्स हो सकती है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो रोज़े ना रखें। ठीक है। ऐसे अफराद जिनको फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं, आप कई सारे पेशेंट्स से मिलेंगी जिनको बहुत अर्ली हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, 110 पे भी हाइपो हो गए हैं, 100 पे हो रहे हैं और बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और फिर हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस उनमें कम हो गई है। जो लोग क्रॉनिक इलनेस के शिकार हो जाते हैं, पैसेज ऑफ टाइम के साथ उनका एक तो ब्लड शुगर लेवल का थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर हो जाता है लो का, दूसरा उनको लो को रिकग्नाइज़ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनकी बॉडी का सिस्टम सही तरह वैलेंट टाइम रिकग्नाइज नहीं करता। तो वो बार बार हाइपोस का शिकार होते रहते हैं। तो जो लोग बार बार हाइपोस का शिकार होते हैं उनको एडवाइजेबल है कि वो रोज़े ना रखें।
और ऐसे अफराद जिनकी ब्लड शुगर 350 और 300 में रहती है और HbA1c मोर देन 8% है, मोर देन 10% है, तो फिर ब्लड शुगर बिल्कुल बेकंट्रोल्ड है, तो फिर उनके लिए रोज़े फ़ायदेमंद नहीं होंगे। अमूमन लोगों का इसका ऑपोजिट ख्याल है। लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो रोज़े से शुगर कंट्रोल हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है, वैसे ऐसा होता है? सर, लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट बहुत से पेशेंट्स को मैंने ये देखा है, वो कहते हैं रोज़े रखना इट्स वेरी हेल्दी, जितने भी फासिद मादे होते हैं हमारी बॉडी के वो निकल जाते हैं इसके थ्रू, तो रोज़ा हमें कुछ नहीं कहता वेदर वी आर डायबिटिक और वेदर वी आर नॉट। रोज़े रखना, अब आप इसी लाइन को थोड़ा सा सही कर लें, यानी रोज़े रखना हेल्दी एक्टिविटी है प्रोवाइडेड कि आप डाइट कंट्रोल्ड हैं, आप फिज़िकल एक्सरसाइज के ज़रिए शुगर कंट्रोल करते हैं और आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो इंसुलिन नहीं बनाती, या आप इंसुलिन पे नहीं हैं और टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, तब और आप ओवरवेट हैं तो आपको थोड़ा वेट कम करने में हेल्प मिलेगी। उस पर भी हम बात करते हैं कि वेट कम करने में हेल्प मिलती भी है कि नहीं। तो ये तो ठीक है। ये आपकी रमज़ान में अगर ये सिचुएशन हैं जैसे 5-6 मैंने गिनवाई हैं, तो इनमें रमज़ान में कि रोज़े जो हैं हेल्पफुल हो जाएंगे, बिकॉज एक तरह से वो लाइफस्टाइल चेंजेस का बायस बनेंगे, ठीक है ना, और वेट लॉस का बायस बनेंगे अगर सारे प्रिकॉशंस ली जाएँ तो। लेकिन अगर आपको सुबह शाम इंसुलिन लगती है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी 40 यूनिट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके कॉम्प्लेक्स किस्म का इंसुलिन रजीम है और आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आप अगर इंसुलिन मिस करेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और अगर आप इंसुलिन लेंगे तो देयर विल बी चांसेस कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो। तो अब हाइपर से भी बचना है, हाइपो से भी बचना है। इसीलिए डायबिटीज़ के हवाले से जो सिंबल बनाया जाता है, ये साइन है, लोगो है, वो बैलेंस का है। एक मैगज़ीन भी है बैलेंस डायबिटीज़ का। तो बैलेंस का मतलब होता है कि आपने दरमियान में रखना है ब्लड शुगर को। ब्लड शुगर के लिए लफ्ज़ कंट्रोल यूजुअली हम यूज़ नहीं करते। इंटरेस्टिंगली मैं अपने मरीज़ों को हमेशा कहता हूँ कि अपने ब्लड शुगर लेवल को मितवाज़न करो। अच्छा, कंट्रोल किस चीज़ को करते हैं? कंट्रोल हम क्राइम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, स्ट्रेस ज़ीरो होनी चाहिए, क्राइम रेट ज़ीरो होना चाहिए, चोरियाँ नहीं होनी चाहिए, इनको मतलब ज़ीरो पे लाना चाहिए, तो एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। ये सारे कंट्रोलेबल चीज़ें। कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने चीज़ों को ज़ीरो लेवल पे ले आना है, जबकि बैलेंस का मतलब होता है कि आपने दरमियान में ले आना है। तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करते, ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं। नॉर्मोग्लाइसीमिया करना है, हाइपो नहीं करना, हाइपर नहीं करना, नॉर्मोग्लाइसीमिया करना है। तो इसलिए ये उनके ऐसे अफराद जो इस किस्म के कॉम्प्लेक्स किस्म के शेड्यूल्स ले रहे हैं, उनमें हाइपर और हाइपो के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू सर। सर, आपने डाइट की बात की थी अभी जी, अपनी कन्वर्सेशन में, तो ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारी जो मील्स हैं या हमारी ईटिंग पैटर्न्स हैं वो वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। ये पंजाब में कुछ, सिंध में कुछ और बलूचिस्तान में कुछ। तो इसी रेफरेंस में ये बात मैं पूछना चाहूँगी कि जो डायबिटिक टाइप 1 या डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, उनको अपना डाइट प्लान किस तरह से फॉलो करना चाहिए, किस तरह से तरतीब देना चाहिए कि वो हेल्दी रहें रमज़ान में भी? एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, लाइट नोट में बता दूँ, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको पता लग जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास स्टेटमेंट के लिए आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके खाने का क्या शेड्यूल है या पैटर्न क्या है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी मज़े का था। उन्होंने कहा कि जब भी खाता हूँ मैं तो दब के खाता हूँ पंजाबी में, और आखिरी समझ के खाता हूँ। आपकी बात सही है कि डाइटरी पैटर्न हमारे ऐसे ही हैं। तो रमज़ान में हमारे यहाँ डाइटरी पैटर्न कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सुबह नाश्ते में लोग पराठे खाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि रमज़ान है ना, अब एक महीना तो फिर रमज़ान है, एक अच्छी आप यानी कि बरकतों वाला महीना है, तो बरकतों का सारा फ़ायदा उठा लें। और सर, अंडरलाइंग आइडिया ये भी होता है कि अगर हम पराठा खा लेंगे सहरी में तो हमें दिन भूख में नहीं लगेगी, हाँ दिन को भूख जाएगा। नहीं लगेगी, बिल्कुल सही है। और उन्होंने दब के उसके शाम को वही जाम शीरी और रूह अफ़ज़ा और ये सारा कुछ भी ले लेना है, और खजूरें भी खा लेनी है कि रमज़ान में तो खजूरें खानी ही होती है ना। तो इसके बाद वो जो खाना है वो भी ज़्यादा ही खाते हैं कि जी सारा दिन भूखा रहा है बंदा, तो अब फिर खाना भी ना खाए। और फिर ये अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी अब अफ्तारी में सारे फ्रूट चाट इतनी ज़्यादा ले रहे थे तो बोला मैं साइड पे कैसे बैठी रहती, समझ गई बात।
तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ भी कल्चर ऐसे हैं कि लोग जो हैं वो रादर दैन टेकिंग लेस मील इन रमज़ान वो अपना फैटी फूड जो है और फैट का कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट वो बढ़ा लेते हैं। एज ए रिज़ल्ट उनका वेट गेन होता है, वेट लूज़ नहीं करते वो जो दिन की सारी कसर होती है वो पूरी कर लेते हैं एक ही टाइम पे। असूली तौर पे होना ये चाहिए कि आप अपनी रात को सुबह बनाएं और सुबह को रात बनाएं। कुछ इस तरह का पैटर्न बनाना पड़ता है। आप ये समझ लें कि अगर हम नाश्ता पेशेंट करता है हमारा डायबिटिक, तो उसको नाश्ते में होल ग्रेन की रोटी लेनी चाहिए, ठीक है ना। उससे ये होगा कि दिन के शुगर लेवल बेहतर रहेंगे, फाइबर ज़्यादा चला जाएगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी। इसके अलावा उनको ये जो एप्पल है वो छिलके समेत खाना चाहिए। अच्छा। फल जो हैं तो ऐसे रेशादार फल खाने चाहिए जो दिन को शुगर लेवल मेंटेन रखें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उनकी अफ्तारी में वो जस्ट जो है इनिशियल अफ्तारी अपनी ये कर लें जो दूध पर मुश्तमिल हो सकती है, और बहुत अगर करें तो कोई डाइट स्प्रिंग जो है उसके अंदर डाल के ले लें, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर उनको अपनी मेडिकेशन ले के फिर एक प्रॉपर अफ्तार डिनर करना चाहिए, रादर देन टेकिंग कि आप इतना ज़्यादा समोसे पकौड़े खा लें कि एक तो आपका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाए और एक आपकी शुगर ख़राब होना शुरू हो जाए। तो आप वो ज़्यादा खाने की बजाय आप प्रॉपर वो अपना एक फूड डिनर कर लें। अब उसके बाद जैसे हम दिन को नाश्ता करते हैं और 11-12 बजे मरीज़ को कहते हैं कि आप अपना कोई स्नैक्स ले लें या आप उसके बदले में टी और उसके साथ कुछ बिस्किट्स ले लें, तो इसी तरह का काम वो रात को कर सकते हैं। 11-12 बजे जाके अपनी एक फ्रूट की प्लेट खा लें या कोई सैलड खाना है तो वो ले लें। और इस दौरान ये जो पीरियड होता है जिसमें अफ्तारी और सहरी के दरमियान का पीरियड है, इसमें उनको कैफ़ीन फ्री लिक्विड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो लिक्विड्स मैं नहीं कह रहा कि कोल्ड ड्रिंक्स शुरू कर दें, वैसे जो लिक्विड्स हैं जो कैफ़ीन फ्री हैं, जैसे कि नमक वाली स्कंजबी है वो ली जा सकती है ब्लड प्रेशर नहीं है तो, और अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर आप बिल्कुल स्कंजबी वैसे लेंगे, उसमें आप कैंडल का या कोई एस्पार्टम के बाकी केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब लिक्विड अमाउंट जो है वो रात को ज़रा ज़्यादा कर दी जाए ताकि वो जो दिन की डिहाइड्रेशन है वो कवर हो जाए। ये उनको एडवाइस है, कहवा ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा सर, चचा मियाँ में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, खांसते खांसते आ रहे हैं। आप ठीक हैं? ये मिश्रिता इनकी खांसी से तो ये लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। से क्या कुछ माहौल बदल के मिश्रिता आपको क्या हो गया? ये कौन है डॉक्टर साहब? मिश्रिता जो हैं वो बस ऐसे ही हो गई, अब क्या किया जी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। आप पहचाने ना कि अरे हाँ, आप तो मिस महविश हैं ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी? मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले छोटों को प्यार, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। थैंक और यू। उसके बाद बड़ों को खलूस तरह आदाब। चले आपको भी आदाब। अब मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में आ रहा था, ठीक है, अपनी साइकिल पे, अपनी गाड़ी पे, उसको मैं साइकिल को गाड़ी ही कहता, तो मैं गाड़ी हाँ पे ठीक है, अच्छी बात है। वो बड़े बल्कि ये आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये बात करता हूँ और अब चचा मी ने बात की है तो मैं दोहरा देता हूँ कि वो एक ही रोना आपको तो अक्सर लोग रो रहे होते हैं कि अच्छा महंगाई बढ़ी है, फीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और डॉक्टरों के खर्चे नहीं पूरे होते, दवाइयों के खर्चे नहीं पूरे होते। फिर मैं ये सवाल बुनियादी करता हूँ कि क्या साइकिल चलाने में कोई पैसे लगते हैं? तो जवाब में कहते नहीं पैसे तो कोई नहीं लगते। फिर मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं चलाते? अगर आप साइकिल चलाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल रहेंगे, और अगर कंट्रोल रहेंगे तो आप अपनी ब्लड शुगर 500 करके एमरजेंसी के जो खर्चे बचा सकते हैं। वरना आप 500 लेवल ले जाके एमरजेंसी में जाएंगे, वहाँ पे अलहदा खर्चा करेंगे, वहाँ से कंसल्टेंट के पास आएंगे, उसकी अलहदा फ़ीस होएगी। तो रादर दैन गोइंग टू एमरजेंसी आप अपना साइकिल चलाएं और ब्लड शुगर ठीक करें। फिर इसी तरह से मैं दाल रोटी के बारे में बात करता हूँ, इतनी महंगी नहीं है।
अगर आप दाल रोटी इस्तेमाल करते हैं तो एक ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के इम्कानात काफ़ी कम है। लेकिन चचा मियाँ को बात नहीं समझ आनी। सर आपने इमरजेंसी की बात की, तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अक्सर जो डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट्स होते हैं जी जी वो मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी ठीक है। दवाइयों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक तो है। उसमें बहुत सी दवाइयाँ जैसे मेटाफॉर्मिन है, सीटाग्लिप्टिन है, ग्लूकोबे है। ठीक तो है। इन दवाइयों पे जो डिपेंडेंट है वो किस तरह से अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं हाँ जी। रमज़ान में स्पेशली? डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज हैं उनकी यानी ट्रीटमेंट कैटेगरीज अगर बनाएं तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो उनकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती लेकिन इंसुलिन के काम को बेहतर करती हैं, या उनके अदर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस हैं जैसा कि मेटफॉर्मिन है या ग्लूकोबे है। यानी ये दो दवाइयाँ ग्लूकोफेज और ग्लूकोबे। ऐसी दवाइयों पे जो पेशेंट्स होते हैं वो बिला किसी झिझक के रोज़ा रख सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है ना, क्योंकि और बिला किसी तब्दीली के वो सेम डोज में अपनी ट्रीटमेंट लेते रहें और अपना रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। उससे ये है कि चूँकि उनकी इंसुलिन एक्स्ट्रा नहीं बन रही तो उनके अंदर हाइपो का रिस्क भी कम होएगा। और ऐसे अफराद जो इन मेडिसिन के ऊपर होते हैं वो आमतौर पे हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार भी नहीं होते, प्रोवाइडेड कि वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। दूसरा ग्रुप है जो ग्लूकोबे नामी दवाई लेते हैं। ग्लूकोबे एक ऐसी दवाई है जो आप खाना खाते हैं उसके में से डाइजेशन को थोड़ा डिले कर देती है, फिर अब्जॉर्प्शन को डिले कर देती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिलीवरी टू द ब्लड है वो उसको डिले कर देती है। इतनी देर में अंदर से पैंक्रियाज काम करके तो टेकअप कर लेता है मामले को, तो वो जो स्लोनेस है थोड़ी सी पैदा करता है ना वो। इसलिए ग्लूकोबे पे भी जो अफराद हैं प्रैक्टिकली वो हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पे नहीं है। और ये दोनों दवाइयाँ ग्लूकोफेज और ग्लूकोबे हम प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ में भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब है वो लोग जो बिल्कुल नॉर्मल अफराद हैं उनके अंदर डायबिटीज़ प्रिवेंशन करनी हो, जो प्री डायबिटिक्स है सॉरी, तो उनको जब दी जा सकती हैं तो उनके अंदर हाइपो नहीं होता, तो प्रैक्टिकली डायबिटिक्स में भी हाइपो नहीं होएगा। तो ये दोनों किस्म के अफराद जो ग्लूकोबे और ग्लूकोफेज नामी दवाइयाँ या मेटफॉर्मिन और ए कार्बोज ले रहे हैं केमिकली, ये अपने रोज़े बगैर किसी तब्दीली के रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीटाग्लिप्टिन की। सीटाग्लिप्टिन ऐसी दवाई है जो आपकी बॉडी में आपके ग्लूकोज के लेवल को जांच के इंसुलिन पैदा करती है। यानी ये उन गोलियों से मुख्तलिफ है जिनको हम सल्फा ग्रुप कहते हैं या सल्फोनाइलूरियस कहते हैं। वो इंसुलिन बनाई जाती हैं ब्लड शुगर लेवल लो हो या हाई हो। अगर लबलबे में ताकत है तो इंसुलिन बनाएगी। ये जो मेडिसिन है सीटाग्लिप्टिन, ये आपकी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लो हो रही है तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी लो हो जाएगी, अगर ब्लड शुगर थोड़ी हाई है तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऐसा है। तो ये भी आप रमज़ान के दौरान बगैर किसी तरमीम के ले सकते हैं। ऑल दो एवरी पेशेंट जो है वो उसको नीड्स एवेलुएशन बाय द फिजिशियन और ट्रीटिंग डॉक्टर बिफोर रमज़ान, वो एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल वो अपनी दवाई में तरमीम के बगैर रोज़ा रख सकते हैं। सर हम बिफोर रमज़ान की बात कर रहे हैं तो चचा मियाँ की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, इनकी भी थोड़ी हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था, मेरी गाड़ी ज़रा ओपन है, तो उसमें मैं जब गुज़र रहा था पास से बसें गुजरती थी, मोटरसाइकिलें, गाड़ी, और दूसरी बात ऊपर जैसे सड़क है आपने सड़क खरीदी हुई थोड़ी है, मतलब बाकी लोगों ने भी गुजरना ही है ना। वही तो, वो सड़क भी आपको पता है आजकल कैसी है, वादे कर देते हैं और बनाते नहीं हैं। अब ये बातें ना करें। नहीं, ये फिर बात सियासी हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। वही तो कह रहे ऐसी बातें ना करें। सड़कें बड़ी अच्छी हैं। हाँ, मैं अच्छी तो है, अच्छी कहाँ है। तो मैं आपको ये बताने कह रहा था, क्या ये जो गर्द गुबार उड़ती है और ये जो बसें धुआं वगैरह छोड़ती हैं, ये भी शुगर के पेशेंट पे असरअंदाज होती हैं? और अगर ये होती हैं तो इनसे किस तरह के आप मास्क, खाली मास्क है या कोई इसकी भी कोई दवाई होती है? असल में जो जिस किस्म की खांसी आप खांस रहे थे और जिस किस्म की डस्ट में से आप गुजर के आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आपको डस्ट से या पोल्यूशन से एलर्जी है। तो ये जो लोग एलर्जिक होते हैं डस्ट से, उनको डेफिनेटली ब्रोंकाइटिस या अस्थमा टाइप के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं और वो खांसना शुरू हो जाते हैं और सांस उनके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मास्क पहनना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को इसलिए एहतियात करनी चाहिए
कि अगर डायबिटिक पेशेंट है और साथ में इस तरह के अटैक्स हो गए तो इनकी ट्रीटमेंट में कई दफ़ा स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज़ वर्स हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटिस को हर मामले में ही एहतियात करनी पड़ती है। सर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम बहुत कंस्ट्रेंड है, बहुत लिमिटेड है, जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछती जाऊंगी जो डेफिनेटली व्यूअर्स भी उसको लेके बहुत कंसर्न है कि व्हेन इट कम्स टू रमज़ान तो वो कहते हैं कि खून निकल आया जी तो हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो ब्लड शुगर को मॉनिटर कैसे किया जाए फिर रमज़ान में? बिल्कुल सही, आपने क्वेश्चन अच्छा सवाल किया है और बहुत से लोगों के जहन में ये वहम पाए जाते हैं। एक तो हमारी डायबिटीज़ में मिथ बहुत है, अगर आप इस पे भी एक प्रोग्राम करना चाहें कि मिथ्स इन डायबिटीज़, तो ये भी एक मिथ है कि जब रमज़ान में अगर हम ब्लड शुगर चेक करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। भाई रोज़ा आपकी एक तो नीयत से टूटता है, अगर आपने नीतन कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल अप हो गए हैं या आपके अंदर एनर्जी चली गई है और इंटेंशनली खाई है, तो अनइंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली तो कुछ चीज़ें चली जाती हैं। मैं मतलब आलम जिस स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि अनइंटेंशनली तो कोई चीज़ चली है तो फिर उसकी तो माफ़ी वैसे भी है ना। तो इंटेंशनली तो कुछ ही नहीं कर रहे। तो ब्लड शुगर लेवल जो चेक करना है ये एक तरह से उस नेक बंदे का, एक तो ये कि वो रमज़ान के रोज़े रख रहा है वो नेक बंदा जो है, और उसमें अगर वो ब्लड शुगर चेक नहीं करेगा तो फिर चांसेस हैं कि वो पेशेंट हाइपो या हाइपर का शिकार हो जाए। तो जब हाइपो और हाइपर का शिकार होएगा तो अगले उसके रोज़े वो नहीं रख पाएगा, अपनी ड्रग्स को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे बेहतर है कि ब्लड शुगर चेक करे इस नीयत के साथ कि मैंने रोज़े पूरे करने हैं और मैंने हाइपो और हाइपर नहीं होने देने। तो जब आपकी इंटेंशन ये होएगी, नीयत ये होएगी, तो इसका स्वाब मिलेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है और इससे रोज़ा नहीं टूटता। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। चचा मियाँ का भी शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने हमें ज्वाइन किया इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम। और सर, थैंक यू सो मच फॉर शेडिंग सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और शेडिंग लाइट ऑन सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन व्हेन इट कम्स टू लाइक प्री डायबिटीज़ एजुकेशन। और मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि दैट वाज ओनली द पार्ट 1 ऑफ दिस प्रोग्राम, बिकॉज इस पे बहुत डिटेल्स हैं जो फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ यू लाइक दिस प्रोग्राम और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट hit the like button, ask your question in the comment section। और अगर फर्दर आपको कमेंट्स में भी नहीं आप क्वेश्चन करना चाहते हो आप हमें इनबॉक्स कर दें, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी क्वेरीज़ को आंसर करें, आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करें। टिल देन टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।